सेंटर ऑफ मास का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग लोकेशन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कब होता है, कैसे होता है, किधर को होता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कब होता है, किधर को होता है, ये सब पढ़ेंगे। और प्रीवियस क्लास हम लोग ये भी देख चुके हैं कि if masses m1, m2, m3 etc. are given displacements dx1, dx2, dx3 etc. respectively, then center of mass displaces by, or displacement of center of mass is given by summation of mi dxi by summation of mi। previous class में हम लोग इसको प्रूव भी किए थे। We have done it like this, है कि नहीं? Keeping that in mind, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और इसको समझे कि नहीं समझे चेक करने के लिए we have seen a question also. Masses 4 kg, 2 kg, 1 kg are located on x-axis. If 4 kg is displaced to right by 5 cm, 2 kg is displaced to left by 2 cm, and 1 kg is displaced to right by 5 cm, find change in position of center of mass. तो m1, m2, m3, dx1, dx2, dx3 में से dx1 क्या था? It was to right by 5 cm, तो लिखे हैं +5। dx2 क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg वाज टू लेफ्ट बाय 2 cm, इसलिए लिखे हैं -2। तीसरा वाला था 5। फिर हम चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिए, है कि नहीं? यहाँ तक हम लोग पढ़े, इससे आगे लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तीनों मास डिस्प्लेस हो रहे हैं बाय सर्टेन अमाउंट, m1 गया बाय dx1, m2 गया, dx2, m3 गया, dx3, तो सेंटर ऑफ मास का चेंज इन पोजीशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैं सपोज मैं कहूँ कि ये पेन अभी मेरे हाथ पे इक्विलिब्रियम पे है, मान लो यहाँ पर एक 5 रुपये का कॉइन रखे हैं और यहाँ पर एक 1 रुपये का कॉइन रखे हैं और उसके बावजूद ये अभी रेस्ट में है सपोज। तो अगर मैं 5 रुपये का कॉइन को थोड़ा इधर ले आऊँगा, पास ले आऊँगा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, आपको क्या लगता है अब ये रेस्ट में रहेगा? किधर को गिरेगा? 1 रुपये की तरफ की 5 रुपये की तरफ? ये समझ में आ रहा है? बाद में हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी इसको थोड़ा डिस्प्लेस करने से सेंटर ऑफ मास क्या होता है, थोड़ा इधर को शिफ्ट कर गया है, क्योंकि होल्ड द सेंटर ऑफ मास एट इक्विलिब्रियम, हमें थोड़ा हाथ को इधर को लेना पड़ेगा। लेकिन सोचो 5 रुपये का कॉइन को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, 1 रुपये का कॉइन को थोड़ा इधर को डिस्प्लेस करेंगे, तो हो सकता है जहां सेंटर ऑफ मास था वही रहेगा। मतलब इंडिविजुअल मासेस को डिस्प्लेस करने से सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल मासेस आर डिस्प्लेस्ड बट द सेंटर ऑफ मास इज रिमेनिंग इंटैक्ट, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बात है, समझ में आया? तो वही चीज को हम लोग लिखने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ध्यान रहे, हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट लॉ में भी आएंगे। हाँ, तो ये कुछ नोट कोई नंबर नहीं था, अच्छा ठीक है। If by displacing individual masses the center of mass does not change its position, then आपको ये dx for center of mass will be equal to 0। सेंटर ऑफ मास का चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? 0। सिंपल सा चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदला है। सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदला है तो इट बिकम्स 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब समेशन ऑफ mi क्या है? सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ ए सिस्टम व्हिच इज ए कांस्टेंट, व्हाटएवर इट मे बी। इफ यू ब्रिंग इट टू दिस साइड बन जाएगा 0। तो फिर क्या मिला? अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो मिलेगा समेशन ऑफ mi dxi must be equal to 0। ये हो गया कंडीशन फॉर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मासेस को डिस्प्लेस करने के बावजूद सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं बदलेगा अगर मासेस आर डिस्प्लेस्ड इन सच ए वे दैट m1 dx1, इसका मतलब हुआ m1 dx1, m2 dx2,
एटसेट्रा समिंग अप टू 0। ठीक है, 23rd से एग्जाम होगा तो 23rd से एक हफ्ते के लिए छुट्टी देंगे, लेकिन अभी तुम क्लासेस आओ। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आया? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are located on x-axis. 2 kg was displaced to left by 10 centimeter, 3 kg was displaced to right by 5 centimeter. Find by what distance? By what distance 5 kg must be moved to keep or for no change in position of, for no change in position of center of mass। मैं क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आया, थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे तो यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए सी शॉ टाइप थिंग। दिया है कि यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास रखा था और यहाँ पे कहीं एक 3 kg का मास रखा था। सपोज यहाँ पे कहीं 3 kg का मास रखा था और यहाँ पे कहीं एक 5 kg का मास रखा था। ऐसे करके रखा था। ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg है और ये पूरे चीज को हम लोग किसी एक सपोर्ट देके रखे थे। सपोज दैट सपोर्ट इज दिस वन। क्या बता सकते हैं सपोर्ट कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा तो इक्विलिब्रियम रहेगा कि यहाँ पर, कि यहाँ पर, कि इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर? इधर 5 kg 5 kg रहेगा तो बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? इट हैज टू बी समवेयर हियर। अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर मास यहाँ पे, इसलिए तो इक्विलिब्रियम में है। बोल रहा है कि ये 2 kg 3 kg को डिस्प्लेस करेंगे। करो, अगर मैं 2 kg 3 kg को डिस्प्लेस करूंगा और सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, तो सोचो हाउ द फिगर इज गोइंग टू बी। सपोज मैं कहूं, सॉरी, ये ऐसा है। मैं क्या किया? 2 kg को डिस्प्लेस किया टू लेफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो, देर में 20 हो जाता है, तो ये 10 सेंटीमीटर। 3 kg को किया राइट को 5 सेंटीमीटर। अब बताना आपको ये है कि ये 5 kg को कितना डिस्प्लेस करूंगा कि जहां जैसे इक्विलिब्रियम में था वैसे ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। कितना हुआ? पहले से बोल देते, मैं इतना मेहनत किया समझाने में। इट इज 1 सेंटीमीटर टू राइट। यू आर सो स्मार्ट, सो इट इज 1 सेंटीमीटर टू राइट। मैं सोचा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कोशिश कर रहा, पता चला ये लोग बैठे हैं चुपचाप समझ के। ठीक है, तो ऐसा क्या करेंगे? यहाँ पर दिया है कि M1 क्या है? M1 इज 2 kg, उसका dx1 हो गया कितना? इधर को दिया है उल्टा दिया है, टुवर्ड्स लेफ्ट दिया है 10 सेंटीमीटर, तो राइट इट -10। M2 y माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नहीं, इधर को होने से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। dx_m2 है 3 kg और उसका dx2 कितना है? ये 2 राइट गया है 5 सेंटीमीटर, सो इट इज +5।
M3 है 5 kg। पूछा है कि dx3 कितना होगा, कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। सो फॉर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो आप लोग कर रहे हो, यू मे बी थिंकिंग इट मैथमेटिकली, लेकिन इसके पीछे तो कितनी बड़े बड़े राज है, आप देखोगे जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए, ठीक है। बस ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके बेस पे वो चीजें बनेंगी। पहले हम समझ लें कि फॉर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको होगी समेशन ऑफ mi dxi मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब 2 इंटू -10, 3 इंटू 5, 5 इंटू dx3 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या मिला dx3? 1 सेंटीमीटर, प्लस 1 आया, मतलब 1 सेंटीमीटर 2, राइट। क्या बात समझ में आया? कितना आसान तो है, ठीक है। ये थोड़ा कैमरे की रेंज से बाहर जा रहा था, आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ज्यादातर जरूरत पड़ेगा फॉर 2 मासेस अरेंजमेंट। फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 मासेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे न्यूमेरिकल 2 मास के बीच में रहेगा। जैसे हम लोग मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 फोर्स रहते थे, लेमिस थ्योरम फिर ये करके कर देते थे। कोई जरूरी क्या 3 फोर्स आएगा, 10 फोर्स भी हो सकते हैं, बट एज पर योर सिलेबस को 3 फोर्स में ही काम निपटा लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जब भी इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे 2 मास वाला सिस्टम है। 3 मास होगा तो क्या होगा, हम लोग कर चुके हैं। अभी सोचो फॉर सिस्टम ऑफ 2 मासेस, सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर 2 मासेस रखे हुए हैं। सपोज यहाँ पे कोई एक मास रखा है, अरे यहाँ पे कोई एक मास रखा है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक मास रखा है, दिखने में थोड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा मास। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट हेवियर मास के पास रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और मैं चाहता हूं कि हवा में कैसे लटका हुआ है, डरता है नीचे पैर मारे, ठीक। अब देखो, अभी मैं चाहता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास जहां है वही रहे। अगर मैं इसको इधर को डिस्प्लेस करता हूं बाय सम डिस्टेंस, तो इसको किधर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, राइट को कि लेफ्ट को? यू अंडरस्टैंड दिस? इसको थोड़ा इधर लेंगे, इसको थोड़ा इधर लाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। सपोज हम कहेंगे कि ये मास है m1 और ये मास है m2, और इसको मैं इधर को ले लिया, सपोज भाई ये डिस्टेंस L1, और तो इसको इधर को ले आया बाई डिस्टेंस L2, और ऐसे डिस्प्लेस करवाया कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदला, पहले यहाँ था अब भी वही है पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे। समझ में आया? तो मुझे m1 m2 L1 L2 में एक रिलेशन देना है और इसको आसान तरीके से याद रखना है। If center of mass does not change, then कौन सा केस के लिए? फॉर सिस्टम ऑफ 2 masses does not change by displacing the masses as shown, displacing the masses as shown, then m1 क्या है, m1 तो m1 है, उसका dx1 क्या है, ये इधर को गया है L1, m2 तो m2 है, उसका dx2 क्या है, वो इधर को आया है L2, तो क्या लिखेंगे, -L2, एंड समेशन ऑफ mi dxi इज इक्वल टू 0, मतलब m1 L1 प्लस m2 माइनस L2 इज इक्वल टू 0, मतलब m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2। तो ये आसान हो गया याद रखने के लिए। अगर ये 1 kg है, ये 5 kg है, इसको अगर 10 सेंटीमीटर मूव करवाएंगे तो उसको 1 सेंटीमीटर मूव करवाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था
वही रहेगा 2 सेंटीमीटर मूव करो। तो इसको 10 सेंटीमीटर मूव करो, इसको 2 सेंटीमीटर मूव करवाएंगे तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था वही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो M1L1 इज इक्वल टू M2L2, ये फॉर्मूला आपको बड़े काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? हमें अभी अभी पता चल चुका है कि व्हेन इंडिविजुअल मासेस आर डिस्प्लेस्ड बाय सम अमाउंट, m1 dx1 m2 dx2 ऐसे करके था, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास dx क्या था? 1 बाय समेशन ऑफ mi होल इनटू दिस थिंग था कि नहीं? यही तो था, नहीं? तो अगर m1 गया dx1, m2 गया dx2, ऐसे करके हर एक मास से कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट गए, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसके बारे में हम लोग अभी ये समझ चुके हैं। सपोज ये कोई समय इंटरवल ले लिए dt सेकेंड में, सपोज दिस हैपेंस इन डेल्टा t सेकेंड्स। डेल्टा t सेकेंड में m1 गया dx1, m2 गया dx2, तो डेल्टा t सेकेंड में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा x dx, है कि नहीं? If I divide delta t on either side, dx by delta t is equal to 1 by summation of mi whole into m1 dx1 by delta t, m2 dx2 by delta t and so on, ऐसे लिख सकते हैं। But dx by dt क्या हो गया? Rate of change in displacement of center of mass, that is सेंटर ऑफ मास मूव किया डेल्टा dx डिस्टेंस, वही डेल्टा t सेकंड में, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो यू से इट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर है इज इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ mi। इधर क्या आया? m1, ये है वेलोसिटी ऑफ मास m1, क्योंकि dx1 by dt है कि नहीं? m1 गया था dx1 डिस्टेंस, वही डेल्टा t सेकंड में। सिमिलरली ये हो जाएगा m2 इनटू वेलोसिटी ऑफ m2 एंड सो ऑन। तो अब इसको आप कह सकते हो समेशन ऑफ mi vi by summation of mi। That means if individual masses are moving, the center of mass will also move, है ना? और कैसे निकालें कितना वेलोसिटी में मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास? ये समझ में आया? बड़े खतरनाक खूंखार क्वेश्चन सब बनेंगे इसमें से, आप अगर सोचोगे समझोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। बताऊंगा मैं, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, कर पाते हो, ऐसा कुछ चीजें बता दूंगा कि बहुत मजा आ जाएगा तुम लोग। जो चीजें समझ में आएगा वो बता देंगे, नहीं तो नहीं आता, डिफिकल्ट मैथमेटिक्स से अलग। सोच, क्या ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास फीलिंग में आ रहा है? हर मास मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? नाउ वी वांट टू गो फॉर acceleration of center of mass। अभी हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi। अभी हम देखें फिर से, अगर हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, मान लो कि कुछ समय में इसका वेलोसिटी v1 से बदल के v2 हो गया, ये सब का बदल के v1 से v2 हो गया, सब चीज एक्सीलरेट कर रहे हैं, सबका वेलोसिटी बदल रहा है ना? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। अगेन अगर दोनों तरफ डेल्टा t डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी रिटन सिमिलरली। हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मैं आपको कैलकुलस में लेना नहीं चाहता हूँ, आई कैन से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? क्या आप गेस कर सकते हो? जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाले, ये इसीलिए मैं नहीं बताया क्योंकि यू कैन गेस समेशन ऑफ mi ai बाय समेशन ऑफ mi। थोड़ा ढंग से समझे तो इट इज m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर बाय
समेशन ऑफ mi m1 प्लस m2 प्लस, क्या बातें समझ में आया? हाँ ठीक है। तो चलिए, ये जो चीज है एक्सेलेरेशन निकला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और निराला है, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। Supposing here are several masses. Here is a mass m1, here is a mass m2, and here is another mass m3. चलो मानते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तीनों का मास अलग अलग है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। और सपोज ये जो m1 है, इस m1 के ऊपर सपोज मैंने एक फोर्स लगा रखा है, I call it external force acting on this. Now, there must be interactive forces between the charges. इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा होगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। सपोज ये इसको खींच रहा है विथ फोर्स F, call it F1, तो ये इसको खींचेगा तो ये भी तो इसको खींचेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ये वेक्टर को हम F1 वेक्टर कहेंगे तो ये वेक्टर को क्या कहेंगे? माइनस। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा। अगर ये इसको खींच रहा होगा F2 में तो ये भी तो इसको खींच रहा होगा। हाँ, अगर ये F2 हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। ये हाँ माइनस ही है, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, ये इसको खींच रहा है F3 में तो ये भी इसको खींच रहा है लाइक सच। अरे मतलब तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, ये अगर इसको रिपेल कर रहा है ऐसे और तो फिर हम कहेंगे कि ये इसको रिपेल करेगा। तो अगर हम कहेंगे कि ये फोर्स है F3 तो ये होगा। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? अब क्या है कि ये जो फोर्सेस इनके ऊपर सब आए, M1 M2 M3 के ऊपर सारे फोर्सेस चलते, हर कुछ चलने लगेगा नहीं। अभी अगर हम कहेंगे कि कोई एक मास है M, ध्यान से देखना, अब इसका इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, F1 F2 F3 ऐसे करके फोर्सेस आ रहे हैं और पता चला ये मास कुछ एक्सीलरेशन A में जा रहा है। क्या बता सकते हो व्हाट इज F1 प्लस F2 प्लस F3? क्या होगा? तीनों फोर्स के चलते तो मास M A में जा रहा है, मतलब नेट फोर्स बाई मास होता है एक्सीलरेशन। तो दिस एंटायर थिंग बाई मास इज एक्सीलरेशन और दिस इज इक्वल टू ma, है कि नहीं? अच्छा, ये चीज अगर आपको समझ में आया तो सोचो कि पहले वाले का अगर एक्सीलरेशन A1 है तो हम क्या कहेंगे? MA1 क्या है? MA1 क्या है? ये सारा फोर्सेस, मतलब F1 माइनस F3 और मैं दे रखा हूं एक्सटर्नल फोर्स। MA2 क्या है? MA2 इट इज F2 माइनस MA3 क्या है? F3 माइनस F2। अब हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 M3A3 by M1 plus M2 plus M3। We are going deep and deep and deep। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? Yes। अब वहाँ आपका मास्टर्स में भी M1 होगा। हाँ, ये तो M1A1 है ऊपर। हाँ, ये सारे MM लिख दिए, सॉरी हाँ, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, क्या यहाँ पर लिखना चाहिए था व्हाट इज M1A1 M2A2 M3A3। अच्छा, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और तीनों मिलके थोड़ा इधर को है। हुआ समझ में आया? अच्छा, चलिए वैल्यू डालते हैं सबका। ये इस चीज को आप समेशन ऑफ MI कह सकते हो, मतलब टोटल मास। M1A1 था
F1 माइनस F3 प्लस एक्सटर्नल फोर्स, उसमें लगाया। M2 A2 क्या था? F2 माइनस F1। M3 A3 क्या था? F3 माइनस F2। क्या बातें समझ में आया है? सब तो एक दूसरे को खा रहे हैं। देखो ये माइनस F3 प्लस F3 माइनस F2 प्लस F2 माइनस F1 प्लस F1, क्या बच गया? यही है न्यूटन्स लॉ। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? E is given by F external by समेशन ऑफ MI। तो लॉ क्या कहता है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हुआ मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा था तो चलते रहेगा। रीडिंग ये है लॉ, जिसको लेके न्यूटन को लगा कि चलो इसे बच्चों को बताते हैं, है ना। हम लोग तो कुछ दूसरा सोचे थे, है ठीक। अब उसको और भी बारीकी से समझेंगे, पर उससे पहले थोड़ा इन चीजों को बढ़िया से हजम करिए। इसका मीनिंग तो ये भी है कि टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? इज द नेट फोर्स। यस, नेट एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? जैसे मैं आपको बताने के लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्या चीजें समझ में आ रहा है? लेने सा यू आर मिसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट अमाउंट। ध्यान से नोट करो अभी जो पढ़ रहे हो, अगले क्लास पक्का आना कल। वो देखेगी वीडियो देखेगी तो बीच में उसको समझ में आएगा। क्या हो गया ये? क्या? ओ, ये 1 कहाँ से आया? अगर 2/3 लिखा है तो इसको क्या 1/3 इंटू 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? कहाँ से आया 1? कहाँ से? दरवाजा चारों तरफ से बंद आया, किधर से? ये नीचे रहता था ना, इसको साइड में ले आ बाहर। कभी कभार ऐसा लोग टीचर्स को जबरदस्ती सुसाइड करवाते हैं। आया समझ में? चलिए, तो जो कंक्लूजन मिला, देखो डेरिवेशन वगैरह मैं बता रहा हूँ। ये डेरिवेशन आपको कब चाहिए बताओ? व्हेन विल बी अगेन प्रिपेयरिंग फॉर जी, नॉट फॉर योर क्लास 11 और 12। तब ये सबको देख लेना, डेरिवेशन जान लेने से न्यूमेरिकल करने में आसान होगा। स्कूल वाले कुछ नहीं बताएंगे, बुक में कुछ भी नहीं, ठीक है ना, नथिंग इज अवेलेबल। न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना होगा? फॉर्मूले। तो समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी फाउंड एज m1 a1 क्या 20 कर दूं? 20 कर दूं? 10 हाँ, m1 a1 m2 a2 m3 a3 whole divided by m1 plus m2 plus m3 and so on, और net external force by m1 plus m2 plus m3। मैं आपको थोड़ा फिजिकली रियलाइज करवाने की कोशिश करूंगा थ्रू ए न्यूमेरिकल, थ्रू एक एग्जाम्पल देके करते हैं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा।
क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल भी IIT का है, लेकिन तुम लोग कर लोगे, वो IIT तो घरों में होता है। मतलब मैं IIT को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, आई नो इट्स ट्रू गुड, मतलब बच्चों को देख के कोचिंग किया जाता है। तो लंगड़े लूले बच्चे होंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, फंस जाएंगे, चलो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करके बताते हैं। तो आप लोग तो साथी ये है। अब देखो भाई, ये ऐसा पुली अरेंजमेंट वाला केस आप लोग देखे होंगे पहले से, हम लोग पढ़े थे इसको पढ़ते वक्त। यहाँ पर हुआ यूं है कि एक ब्लॉक यहाँ पे लगा है 2 kg का, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक लगा है, चलो मानते हैं कि ये 3 kg का है। हाँ लगेगा, बांधे कहाँ? अरे ये कौन है? अब क्या हुआ है कि अच्छा अब हुआ क्या, इसको यहीं से झुला दिया गया। इस किस्म के न्यूमेरिकल हम लोग पहले से बहुत किए, चलो ये मानते हैं कि 3 kg है, ये 2 kg है। टेंशन एक्सीलरेशन तो सब किए हम लोग, वो भी नहीं किए। हमें ये चाहिए कि जो दोनों ब्लॉक है इनका सेंटर मास कहीं तक कहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा कि नहीं, हवा में। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक्स। ये दोनों ऊपर नीचे जाएंगे, उनका सेंटर ऑफ मास क्या एक्सीलरेशन में जाएगा बताओ। निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो हुआ समेशन ऑफ a1 a1 प्लस m2 m2 a2 बाई m1 प्लस m2, और दूसरा नेट एक्सटर्नल फोर्स पे मास। मैं करता हूं, तुम लोग देखो, ठीक है। तो पहला मेथड में बिफोर वी गो फॉर एनीथिंग, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूं यहाँ से, तो ऑब्वियसली हियर विल बी सम टेंशन, अब मालूम है आपको, और ये नीचे जाएगा कुछ एक्सीलरेशन a में, ये ऊपर जाएगा कुछ एक्सीलरेशन a में। क्या हमारे स्मार्ट लोग a का वैल्यू बताएंगे? दैट इज m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, भूल जाते हो, अलग बात है। 3 माइनस 2 बाय 3 प्लस 2 इंटू जी, बताया था ना, कितना हो गया ये? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? इट वाज 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, कितना हुआ? 24 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? ये नहीं पूछा गया था, हम ऐसे निकाल दिए एक्सीलरेशन और टेंशन। पूछा क्या है? नॉट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? जिधर भी जाएगा क्या एक्सीलरेशन में जाएगा? नहीं? अच्छा, तो समझते हैं। हमारे पास पहला तरीका है समेशन ऑफ m1 a1 बाई समेशन ऑफ mi ai बाई समेशन ऑफ mi। फर्स्ट मेथड कहता है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi ai बाई समेशन ऑफ mi। m1 2 kg है, उसका एक्सीलरेशन कितना है? निकला है अभी 2, ऊपर की तरफ है तो चलो प्लस 2 लेते हैं, प्लस m2 क्या है? 3 kg, किधर को एक्सीलरेशन है? नीचे, तो लिखेंगे माइनस 2 बाय 2 प्लस 3। हुआ कितना हुआ ये? 4 माइनस 6 इज माइनस 2 बाई 3 इज 0.4, माइनस प्लीज माइनस 0.4, माइनस 0.4 मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये चीज सबको समझ में आया? हाँ, तो लिखिए तो क्या निकला? वेरी बढ़िया।
कितना जल्दी निकल जाते हो। ये हो गए, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। आई वांट टू गो फॉर द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम बाय मास। आगे कॉपी कॉपी कॉपी। आई वांट टू सी, सॉरी कौन है ये? सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड कहता है कि इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय समेशन ऑफ एम आई। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके ऊपर? जिसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालते हैं उसका। किसका सेंटर मास का एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं? वी वांट टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, है कि नहीं? अब इनके ऊपर क्या क्या फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं? कोई सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से कोई फोर्स आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स कहेगा। तो थोड़ा सा एक मिनट, तो शो के थोड़ा सा ये सरक गया है तो ये दिख नहीं रहा है। चल तो इधर, हाँ ठीक। अब हुआ यूं है कि मुझे एक्सीलरेशन सेंटर मास निकालना है तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं। थोड़ा सा देखें ऐसे, जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं वो कैसे? एक तो हुआ इसका वेट आ रहा होगा, वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इसका भी वेट आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ टेंशन आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ टेंशन आ रहा होगा। दीज आर द फोर्सेस। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? एक्सटर्नल फोर्सेस, बाउंड्री के बाहर से जो फोर्स आ रहा है, समझ में आया? अब तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है देखो तो, नीचे की तरफ है 2G एंड 3G, ऊपर की तरफ है TT 2T, तो कितना हो गया? 3G प्लस 2G, सॉरी 3G प्लस 2G, ये नीचे की तरफ है, माइनस 2 इंटू T। क्यों माइनस? क्योंकि ऊपर की तरफ है। ये जो नेट फोर्स निकला कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। इट इज 50 प्लस 2 इंटू T का वैल्यू, सॉरी प्लस प्लस नहीं माइनस था, 2 इंटू T का वैल्यू निकाले थे हम लोग 24, इज इट नॉट 2 न्यूटन? सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये 2 न्यूटन किधर को है? डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास इज नेट फोर्स बाय नेट मास, और समेशन ऑफ एम आई। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या आया? 2 न्यूटन। मास क्या था? 2 प्लस 3, इज नॉट इट 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो? Acceleration center of mass can also be found as net external force by mass. समझ में? और समेशन ऑफ m1 m1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 बाई समेशन ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये बेटर है, लेकिन दिखना चाहिए फोर्स। आपको हर जगह फोर्स थोड़ी दिखेगा, निकालना पड़ेगा कितने फोर्सेस आ रहे हैं। और ऑलरेडी अगर a1 a2 a3 दिया रहेगा तो फिर उसी से करना है, नहीं? धीरे धीरे हम लोग न्यूटन्स लॉ की इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब अंदर जाके देखेंगे कुछ नहीं है, नहीं? कभी कभार ऐसे होता है, वो एग्जीबिशन वगैरह आता है मेला वगैरह में, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं, लड़की को अजगर निकल रहा है, कुछ इतना सारा पोस्टर देखने के बाद अंदर गया तो देखा इतना कुछ नहीं, चिपके लिए रखा है, कछुआ रखा है, 2-3 डोई से रखा है, कहीं नहीं। अंदर जाके पता चलता है कि पोस्टर तो बड़ा था, अंदर कुछ नहीं था, मतलब उसके हिसाब से धमाका नहीं था। तो ये सब समझने के बाद जब न्यूटन्स लॉ में जाओगे आपको लगेगा क्या है न्यूटन्स लॉ, तो कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, पहली चीज है कि वो पहले बोल दी, है ना? जो पहले बोल देता है उसका क्रेडिट होता है ना। कोई क्वेश्चन का आंसर तू भी बताते हो, वो भी बताते, जो पहले बोल देता है उसका क्रेडिट हो जाता है, नहीं तो उसको भी आता था, है कि नहीं? ये न्यूटन वाज आल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू। तो उनको अगर कुछ चीजें बताने की ताकत मिला तो तुम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? हर कोई न्यूटन को जानते हैं। कोई जानता है हु इज द टीचर ऑफ न्यूटन? नहीं जानता है ना, क्योंकि खुद से निकाले थे सारी चीज। तो तुम क्यों खुद से नहीं निकाल पाओगे? व्हाई यू नीड सपोर्ट? सोचोगे तो चीजें बनेगा। करते थे ना? हाँ, भगवान का पूरा नाम था पीटर भगवान, टाइटल उनका भगवान था, भगवान का नाम।
हमारे स्कूल में भी एक भगवान है, पूरा नाम है भगवान सोंडो। है तो है, टाइटल इसका सोंडो। क्या नहीं होते हैं क्या? बाघ होते हैं, सोंडो होते हैं, सब होते हैं, हाथी होते हैं। जिनका कुछ नहीं होते हैं वो बंदर होते हैं, तेरे जैसा चुपचाप बैठ। इधर देख, हो गया, ये समझ में आया? तो क्या अभी हम और आधा घंटा न्यूमेरिकल करेंगे? यस। तो लेट अस स्टार्ट। आज जो जो चीजें पढ़े उसके ऊपर टू मास्टर्स 2 kg and 3 kg are moving towards each other with 8 meter per second and 2 meter per second respectively. Find speed of center of mass. Speed of center of mass. कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ, towards each other with 8 meter per second and 2 meter per second respectively. क्या आप लोग इसको कर पाओ? स्पीड पूछा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। नहीं, पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, अपनी मर्जी से 2 मास ले लो, किधर जा रहे हैं कोई मतलब नहीं हमको। सपोज दिस इज 3 kg मूविंग लाइक दिस, दिस इज 2 kg मूविंग लाइक दिस टुवर्ड्स ईच अदर, और ये 2 kg है, जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में। ये 3 kg है, जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is summation of mi vi by summation of mi, that is equal to 2 into 8 plus 3 into -2। क्या ये -2 समझ में आया? Yes, 2 plus 3 20, 16 minus 6 हो गया 10 by 5 is 2 meter per second। तो what is the speed of center of mass? 2 meter per second। पॉजिटिव आंसर आया, मतलब किधर को जा रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स 3 kg। समझ में आ रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स 3 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 kg के मास इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। ये 3 kg का मास इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों ऐसे कर रहे हैं ऑन ए रफ फ्लोर वेयर म्यू इज 0.5। मतलब 2 kg का भी स्पीड बदल रहा होगा, 3 kg का भी स्पीड बदल रहा होगा, है ना। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द पोजीशन शोन। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द पोजीशन। सो वेलोसिटी निकालना तो सबको आता है, थोड़ी देर पहले निकाल के। क्या आप लोग कर सकते हो?
यस सर नो? करो करो करो, मैं फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा बोल के, अदरवाइज देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट इन इट। ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये 4 मीटर पर सेकेंड को थोड़ा यहाँ से उठाया, उठा के यहाँ पे रख दिया ताकि आपको दिखेगा क्लियरली। यस, ये कोई एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर ये चीजें मूव कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। इंडिविजुअल मासेस का एक्सीलरेशन निकालो, समेशन ऑफ m1 a1 बाई समेशन ऑफ m1 करो, और नेट एक्सटर्नल फोर्स पे टोटल मास। इधर वे यू कैन फाइंड आउट, है कि नहीं? तो चिन्मय बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया? निकाल रहा है 15 सेकंड्स आया, वो भी वेलोसिटी 15 seconds थैंक यू। वेलोसिटी चाहिए। अब तो खत्म हो गया। इधर सेंटर ऑफ मास मूविंग, इनिशियल है, क्या बोल रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? आया कितना? 2 × 6 प्लस 3 × -4। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस, बाय 2 + 3 कितना हो गया ये? 0। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो? m1 a1 + m2 a2 / m1 + m2 और नेट फोर्स बाई मास, नेट m1 a1। तो फिर इसका एक्सीलरेशन निकालो। क्या एक्सीलरेशन? कोई चीज स्लाइड कर रहा है रफ सरफेस में, फ्रिक्शनल फोर्स μmg है, बाई m होता है μg, इसका रिटार्डेशन होगा μg, इसका भी रिटार्डेशन होगा μg क्योंकि उल्टा होगा, तो एक्सीलरेशन होगा -μg, इसका भी -μg। फिर निकालना पड़ेगा m1 a1 + m2 a2 / m1 + m2, ऐसे करके निकालो। मैं तो दूसरा तरीके से देखूंगा, मैं देखूंगा कि इनके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा होगा, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा होगा, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो μ2g है, जबकि इसके ऊपर μ3g है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मुझे दिखने लगा क्या? μ3g - μ2g, बिकॉज दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्यों सर? वेट नहीं? हाँ वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो सब तो कैंसिल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? μg बाई मास कितना है? 2 + 3, सो म्यू है 0.5, इट इज कमिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आंसर है नहीं? सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ व्हाट एक्सीलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी अगर कोई पूछा होता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमें इतने सारा चीज निकालने की कोई जरूरत नहीं था। कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर इधर को ज्यादा फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास इधर को जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफिकल्ट लग रहा है ज्यादा तो छोड़ देंगे, आ रहा है ना समझ में? यूटिलिटी देखो यार, एक्सीलरेशन जान के करेंगे क्या? सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी का, सेंटर मास का वेलोसिटी जान के करेंगे, किसी काम का होना चाहिए ना। तू भाग रहा है, वो भाग रहा है, दोनों का सेंटर मास कितना वेलोसिटी से भाग रहा है उससे प्राइस मिलेगा थोड़ी। तू कितने में भागा, वो कितने में भागा, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमारे किस काम का है? क्या बात समझ में आ रहा है? एक मोटा लड़का है, पतला लड़का, गौरव एंड रोनक, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, सेंटर मास किसके पीछे भागेगा? गौरव के पीछे भागेगा। रोनक बेचारा गया, उसके पास कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा? लेकिन उससे कोई मतलब मिलता है क्या? ये निकालने वाली चीज है, निकाल दिए, लेकिन यूजफुलनेस नहीं है तो क्यों करेंगे? यूजफुलनेस है, बड़ी तो यूटिलिटी ऑफ दैट, कैसे यूज करेंगे ये सब कंसेप्ट को। ठीक है, अच्छी वाली चीजें बता रहे हैं, समझ लेना। व्हाट इज द यूटिलिटी? जान के फायदा क्या है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। चलो फायदे के बारे में बात करते हैं। आप लोग फायदे के लिए थोड़ा ज्यादा रहते हैं, हर चीज में क्या फायदा कहते हैं। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, यू विल सी हाउ इट इज बीइंग सॉल्व्ड।
सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास m है और यहाँ पर कोई एक दूसरा मास m है, और पता चला ये मास को यहाँ से नीचे फेंका गया, समथिंग लाइक से, और ड्रॉप कर दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। इसको ऊपर फेंका गया कितने में, सपोज हम कहेंगे कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये यहाँ से गिराया गया और इन दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस दिया गया। सी द क्वेश्चन, देखने में कितना डरावना लगेगा लेकिन आप लोग कर लोगे। ये इतना मोटा डॉटेड लाइन, ठीक है। ये हो गया दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, चलो मानते हैं डिस्टेंस 40 मीटर है, समझ में। अब इसको फेंके इसको फेंके, दोनों रास्ते में टकराएंगे, कहीं टकराने के बाद चिपक गए, चिपक जाने के बाद दोनों गिरे नीचे। बताओ आफ्टर व्हाट टोटल टाइम दे विल फॉल ऑन ग्राउंड। क्वेश्चन समझ में आया? दोनों मिलके कब नीचे गिरेंगे, या फिर जब दोनों मिलके नीचे गिरेंगे उनका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? चीजें कुछ अलग अलग होगा ही नहीं होगा। हाँ, दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल सम ऑफ द गुड बुक्स बट द मेथड आई फॉलो इज नॉट अवेलेबल। उनका मेथड काफी लेंदी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो उनको रंगीन कर देते हैं। क्वेश्चन रंगीन है। The two balls were set into motion simultaneously. दोनों बॉल मोशन में आए एक साथ। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका 30 मीटर पर सेकेंड। ऑन दी वे they strike and stick to each other. Find with what velocity? Find with what velocity or what speed the combination strike ground. ये भी पूछ सकता है कि कितने समय के बाद आएगा, क्या होगा, ऐसे करके पूछ सकते हैं। कितने समय के बाद दोनों मिलके गिरेंगे जमीन पे, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि ये गया ऊपर, ये आया नीचे, रास्ते में दोनों एक दूसरे को हेलो हाय कहे और चिपक गए, ठीक है। कहाँ पे चिपके, कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट में ये जा रहा है, हो सकता है ऊपर गया होगा, नीचे होगा, कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो चिपक गए होंगे। फिर वहां से दोनों फिर गिरेंगे, तो जहां चिपक गए वहां से तुरंत गिरेंगे, कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि कुछ यहाँ पे चिपके, सपोज जब तक ये पहुंचा यहाँ पे, इसके पास वेलोसिटी था सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, इसके पास था 5, तो ये उसको ढकेलते हुए ले जाएगा। मतलब चिपकने के बाद भी ये दोनों चिपकने के बाद भी सीधे नहीं गिरेंगे, वो चिपकने के बाद कुछ ऐसे फेंके जाएंगे और फिर ऐसे गिरेंगे। पूछा कितना वेलोसिटी में गिरेगा, ये बताना है तुम। बात समझ में आया? हो सकता है कि ऊपर वाला का वेलोसिटी ज्यादा था, नीचे का वेलोसिटी कम था, धक्का दिया, ढकेलते हुए ले आया। यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन डिपेंडिंग अपॉन द हाइट एंड एवरीथिंग, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्लो हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। सो दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था शुरू में। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब आप इन दोनों को देखो, ये बॉल इधर उधर हो रहे हैं, मैं कुछ दूसरा देखने लगता हूँ। कहाँ था सेंटर ऑफ मास? इन दोनों का सेंटर मास कहीं ना कहीं तो था। कहाँ था? कहीं था होगा, यहाँ पे होगा, है नहीं? सेंटर मास दोनों के बीचों बीच होगा, क्योंकि दोनों बराबर मास है। जब ये चलने लगा, सेंटर मास भी चलने लगा। आई कैन फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं? अच्छा, अब जब दोनों मिलके गिर रहे हैं, अगर दो ठो मास चिपक के जल रहे हैं, उनका सेंटर मास भी तो वही का वेलोसिटी में। क्या बात समझ में आ रहा है? एक 5 kg 2 kg दोनों चिपक गए हैं और दे आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो सेंटर मास उनके अंदर ही एम्बेडेड है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड में ही जा रहा होगा। जब ये दोनों चिपक गए, सेंटर मास उनके बीच में ही रहा, तो
तो वो जितनी स्पीड में जाएंगे सेंटर ऑफ मास उतनी स्पीड में जाएंगे। अलग अलग जाने से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो सकता है। जब दोनों मिलके जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड भी वही रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास यहां से चलना शुरू किया, जब दोनों आके जमीन पे गिरे तो सेंटर ऑफ मास भी जमीन पे गिरा। दोनों का वेलोसिटी के कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या होगा? जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM कैसे निकालेंगे? अगर किस तरह से हमें UATS कुछ डाटा मिल जाएगा तो S इक्वल UT प्लस अपॉन स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस 2S और V इक्वल U प्लस 80 कुछ भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या डाटा मालूम है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। It is one of the most difficult question you may not get in time any time in your future in coachings. लेकिन समझ जाओगे तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन देंगे फटाफट कर लो। Strictly only for those who are preparing for IIT. समझ में? You can throw this question to 1000 students at Rautla. None of them will be able to answer, including their teachers. Open challenge. तो इसलिए बोलो कि ध्यान से समझो, तुम लोग ब्रिलियंट हो, तुम लोग कर लो। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन देंगे तुम लोग कर लो। क्या है ये? इसमें दिया है कि ये अरेंजमेंट अभी चलना शुरू किया और आपको पता करना है कि कब ये जमीन पे कितनी स्पीड में पहुंचेगा, ये हमें पता करना है। इंपोर्ट। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली वाज एट पॉइंट P। इनिशियली COM was at P। अब ये दोनों मास मिलेंगे और जमीन पे गिरेंगे। जब दोनों मास जमीन पे गिरेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा? जमीन पे ही गिरेगा। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? यहां से यहां तक। P मतलब दोनों बराबर मास है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है भैया? 20। तो कितना आया? 20 मीटर। लेकिन यहां से यहां पर, मतलब क्या बात समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इट इज m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। फॉर्मूला हमें मालूम है, वी नो द फॉर्मूला। इट इज बाई m1 प्लस m2। m1 u1 क्या है? m1 तो ऊपर वाला मास है, उसका u क्या है? 0 है, खत्म। m इंटू 0। दूसरा है m, उसका वेलोसिटी क्या है? कितना? 30 है, ऊपर की तरफ है। लेट अस टेक इट प्लस 30। m इंटू 30 बाई m1 प्लस m2, दैट इज m प्लस m। क्या ये आया? 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है नहीं, और डिस्प्लेसमेंट मालूम है, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2, और नेट एक्सटर्नल फोर्स बाई मास। जब ये दोनों को फेंका गया, इसके ऊपर फोर्स क्या था? mg, इसके ऊपर mg, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 2mg। तो आपको होगी इट इज 2mg बाय टोटल मास 2m, इट इज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वी विल से इट इज माइनस 2mg, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड था तो इसको माइनस लिख दिए। अब तो ये g के जगह हो जाएगा माइनस g। क्या ये माइनस जो मैं डाल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि 2mg नीचे की तरफ था तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस g। सब कुछ मिला है। पूछा क्या है? दोनों मिलके कितना वेलोसिटी में गिरेंगे? अरे भाई, दोनों मिलके जितने वेलोसिटी में गिरेंगे वही तो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या कहोगे आप? VCM का स्क्वायर इज इक्वल टू UCM का स्क्वायर प्लस 2ACM। SCM है कि नहीं? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। मिल गया? V स्क्वायर निकालना, UCM हो गया 15 का स्क्वायर, ये 2 इंटू -20 इंटू -10, कितना हो गया ये? 400, 625। तो VCM हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्या बातें समझ में आया? क्या बातें ऊपर से गया, अंदर से गया? मतलब गया कि रहा अंदर? देखो तुम लोग करोगे इस भरोसे से मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली इस किस्म की न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, नहीं तो अदरवाइज तुम लोग अच्छे हो। ओके, तो मिल गया एक्सिलरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे पता चला VCM इज 25
मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? कंबाइंड मास विल फॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। सर एक्सीलरेशन -2 mg कैसे आया? एक्सीलरेशन नहीं बाबा, नेट फोर्स बाई मास। इसका mg नीचे, उसका mg नीचे, दोनों mg नीचे, 2 mg नीचे, नीचे की तरफ माइनस। सर वो 30 मीटर पर सेकंड में जो ऊपर फोर्स दिए थे, मतलब ये फोर्स था। इनिशियल वेलोसिटी। हाँ तो उसको तो इसमें ले लिया +30। सर कौन सा पॉइंट में ये हुआ है? ये अरे जब हम दोनों को फेंके थ्रू ड्यूरिंग द मोशन, एक्सीलरेशन क्या था? कांस्टेंट था कि नहीं? क्योंकि नेट फोर्स कांस्टेंट था 2 mg, वो भी डाउनवर्ड था, तो 2 mg by 2 mg, इसका m उसका m। ड्यूरिंग द मोशन द एक्सीलरेशन इज -g, इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग लाइक 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अभी अगर पूछा होता कि बताओ दोनों टकराएंगे, चिपक जाएंगे, कितनी समय के बाद गिरेंगे, वो भी तो आप निकाल सकते हो, बीच को u + at कर, है ना? कुछ भी निकाल सकते हो। क्या आप लोग ये कंसेप्ट को समझ पा रहे हो? ठीक है, खतरनाक कंसेप्ट था, आप लोग कर लिए, अच्छी बात है। प्रूफ करो कि आपको समझ में आया है। Here is a wall and here is a ball, ऐसा। Here is another ball, ऐसा। ये है डिस्टेंस 10 मीटर, ये है डिस्टेंस 24 मीटर। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा गंदा दिख रहा है, अच्छा से बनाते, वही लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, जो लिखा था वही, नथिंग न्यू। ये 10, क्योंकि बाद में कुछ लोग वीडियो देखते हैं ना, अच्छा बनाने से उनको अच्छा लगता है। ये है 24 मीटर, ये 10 मीटर, और ये क्या? ये है वाल, ये है एक वाल, ये एक वाल है। हाँ दिख रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा, टेढ़े को सीधा करना हमारा काम है। ये सर दिया है कि दोनों का मास बराबर है, ये भी m है, ये भी m है, और इसको इधर को फेंका गया कुछ से 10 मीटर पर सेकेंड में, और इसको इधर को फेंका गया से विथ 20 मीटर पर सेकेंड। इसको इधर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का मास जबकि बराबर है मीटर पर सेकेंड, इसका भी मास m है, उसका भी मास m है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में है 24 मीटर। क्या चीजें समझ में आया? अब होगा क्या बताओ तो? सपोज ये दोनों टकराते हैं और चिपक जाते हैं, उसके बाद क्या लगेगा? क्या लग रहा है आपको क्या होगा? इधर आएंगे, उधर जाएंगे, इधर आएंगे, फिर दोनों आके वॉल के साथ टकराएंगे, टकराएंगे ना? कितनी समय के बाद टकराएंगे? दोनों चिपकेंगे, फिर आके वॉल के साथ टकराएंगे, कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है, स्मूथ है, म्यू इज 0। क्या बात आपको समझ में आ गया? ये दोनों टकराने के बाद चिपक गए, चिपकने के बाद मिलके फिर से आएंगे, वॉल को फिर से मारेंगे, कितनी समय? आफ्टर व्हाट टोटल टाइम द कंबाइंड मास विल स्ट्राइक द वॉल। समझ में आया? इन फिगर शोन find after what total time the combined mass strikes the wall, given that the masses strike and stick to each other
दोनों मास एक दूसरे को टकराते हैं और चिपक जाते हैं, ये दिया गया है। बताओ कितनी समय के बाद वो कंबाइंड मास विल स्ट्राइक टू द वॉल। तो देखना है जब कंबाइंड मास वॉल को स्ट्राइक करेगा, सेंटर मास भी वॉल को स्ट्राइक करेगा। द क्वेश्चन इज सो सिंपल, कब सेंटर ऑफ मास वॉल को स्ट्राइक करेगा? 22/5 मुझे तो मालूम नहीं है, निकालो, निकल जाएगा। कितना देख रहा हूँ? 22/5 यस, यू आर करेक्ट। 22/5 कितना जल्दी निकल गया, देखो। आया समझ में सबको? बाकी लोग लगे हुए हैं, देखे देखो। You can ask these questions to all your seniors, those who have already qualified NIT and working in studying in NIT, if they can answer. IIT वालों को पूछोगे तो कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। अभी NIT के भैया लोग आते हैं, बहुत प्रवचन देते हैं, कभी कभार पढ़ो, पढ़ने से ये होगा वो होगा, उनको एक दो क्वेश्चन इसे पकड़ा देना, पूरा स्किप वेलोसिटी में भागेंगे। समझ में आया? पूछ के देखो। क्योंकि न्यूटन फास्ट लॉ को हार्डली कोई प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करता है। हम लोग फास्ट लॉ पढ़े ही क्या है? ये सब पढ़ने के बाद बोलोगे अच्छा ये फास्ट लॉ था, तो हम जानते हैं, है कि नहीं? हुआ? Yes sir, 22/5 22/5 Yes sir. सो नाइस ऑफ यू। तो सॉल्यूशन, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो आपको होगी व्हेन combined mass reaches wall, center of mass moves from P to wall, P से wall तक जाएगा। Displacement of center of mass is P to wall, P to wall है। P क्या है? इन दोनों का बीचों बीच रहेगा, क्योंकि दोनों मास बराबर है, तो ये कितना है 12 और ये वाल यहाँ से 10, तो P to wall कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 22, क्योंकि इधर को हुआ विल राइट इट इज -22, लिख सकते हैं -22 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये m1 v1 प्लस m2 v2, m1 मतलब m इंटू 10, m इंटू 10 पॉजिटिव है क्योंकि उधर को है, प्लस दूसरा m इंटू -20 क्योंकि उल्टा है, इधर को है, इधर को है m का, बाई m1 प्लस m2 मतलब 2m, तो ये आ गया कितना? हाउ मच इज कमिंग दिस? ये कितना आया? -10m into each -5 मीटर पर सेकंड। कितनी समय के बाद पहुंचेगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, ये एक्सीलरेट करना है ना वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो सेंटर मास क्यों एक्सीलरेट करेगा? अच्छा ठीक है, अब टाइम पता करना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? SCM इज इक्वल टू VCM इंटू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर। Yes sir. ये तो जीरो है, तो ये -22 इज इक्वल टू -5 इंटू T और T इक्वल टू 4.4 seconds. So after a time of 4.4 seconds, the combined mass will strike the wall. है ना कितना खतरनाक? क्या ये तो 2 मास था, 3-4 मास होते तभी वही है हाथ, 3-4 मास होते भी तो कोई तकलीफ होता क्या? मान लो ये 2 मास से बीच में और एक बॉल रखा है, तीनों आके चिपक गए टकरा के, बात हुई है। आप वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, काम निकल जाएगा। आया समझ में? अब मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक है, और ये दोनों ब्लॉक को हमने किसी एक स्मूथ प्लेन पे रखा है। अब ये दोनों ब्लॉक को मैं किसी एक स्प्रिंग से जोड़ दिया हूं, और स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है
20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। और दिया है कि ये 4 kg का मास है, ये 2 kg का मास है। क्या बात समझ में आया? The masses were pulled apart by 6 centimeter and released. Find bit number 1, acceleration of center of mass. बस एक ही है, नो अदर बिट्स, क्योंकि टाइम हो गया है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, इनको दोनों को खींचे और छोड़ दिए। सोचो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पूरे सिस्टम हाँ स्प्रिंग को भी मिला। हाँ, सबको पूरा। स्प्रिंग का मास नहीं दिया है, मतलब मासलेस है। जीरो सोचो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पहले बताओ। आपको निकालोगे, इसको खींचोगे तो इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा, इसका एक्सेलरेशन निकालो, उसका एक्सेलरेशन निकालो, m1 a1 + m2 a2 m1 + m2 और सीधा नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, ये पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, इनके ऊपर बाहर से क्या फोर्स है? सब तो अंदर वाला फोर्स है कि नहीं? व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? 0। तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। निकाल के भी देखोगे तो 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, the acceleration of center of mass is equal to 0. अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब घुसेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। क्या कहते हैं महाराज, हम लोग समझेंगे। तुम लोग आता है ना फर्स्ट लॉ? क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना? सर एक इनर्शिया डायरेक्शन। हाँ सर, डायरेक्शन है। हाँ ठीक। तो इनर्शिया मोशन। न्यूटन क्या बोले थे? ये मेरा फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो कुछ बड़बड़ा के बोले, लोगों को समझ में नहीं आया, 3 टुकड़ा किए, टुकड़े टुकड़े करके समझे। न्यूटन बोले कि ये मेरा फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ है, ऐसा नहीं, कुछ बोले अबाउट फोर्सेस एंड हिज कॉन्सेप्ट, हिज एक्सपीरियंस, उसको लोग टुकड़े टुकड़े करके 3 लॉ में कन्वर्ट किए। तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे टीचर इसको और भी टुकड़े करते हैं, 4-5 लॉ बनाते हैं, है ना? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है? हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे और विल सी इट टुमारो एट टाइम, हॉट टाइम। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।